आज के इस वीडियो लेक्चर में गाइस हम अपने आयरिज्म फिज़िक्स के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके जो टॉप 45 टॉपिक्स हैं गाइस, ये उनके लिए जो कि लास्ट मोमेंट में मतलब टॉपिक्स देखना चाहते हैं। आपको मतलब पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला है, आपने स्टार्टिंग से सब कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक्स आप करिए, बढ़िया से आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है जो एकदम बढ़िया से शुरू से पढ़ाई करते आ रहे हैं, वो अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस उनके लिए है जो थोड़ा-सा लास्ट में परेशान हो रहे हैं कि मतलब कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, जिनको प्रिपेयर करके बढ़िया से मतलब क्वालीफाई किया जा सकता है, कोई आईआईटी मिल सकती है, ये उनके लिए है बस। ठीक है? तो जो भी आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो कि आपको करने चाहिए, अगर आप सही में अपने पेपर्स को फॉलो करें थोड़ा सा, जो भी अपने प्रीवियस पेपर्स हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके ट्रेंडिंग रहे हैं, इन पे ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस आए हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उन्हीं को कंबाइन करके ट्रेंड एनालिसिस पूरा करके हमने जो भी आपके इम्पॉर्टेंट जो 45 टॉपिक्स हैं वो बनाए हैं, सारे सब्जेक्ट से मिला के गाइस। ठीक है, जितना भी आपका सिलेबस है उसमें से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 45 टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से एक एक करके चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कुछ भी मिस मत करिएगा। ठीक है ना, काम आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। और जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा, अगर कोई भी हम टॉपिक बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको पूरा एकदम बढ़िया से डिटेल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकें, इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी अपना कुछ 40-45 टॉपिक से हो सकता है, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। ठीक है ना, उनको भी पता चल सके जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे तो अगर हम जाने गाइज, हमारे पास जो अपने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आप जानते ही हैं, ये सब तो सिलेबस आप सबके पास है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, फिर आपके पास मैकेनिक्स एंड जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो आपके पास हो जाता है, या फिर मैकेनिक्स भी आप साफ साफ बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर आपके पास क्या हो जाता है गैस, आपका काइनेटिक थियरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स। फिर आपका वही सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे आर्टिजम फिजिक्स के जो सिलेबस हैं उसमें ये आपके सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम वेटेज की बात करें गाइस तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, किसी से 14 नंबर के, किसी के 11 नंबर के, इसी तरीके से नॉर्मली आपके सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइम सबको इक्वल ही देना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको क्या आप अगर पूरा कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वैसे अगर आपके पास टाइम है तो पूरा करिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, कंफ्यूजन में है, तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं उसी को बस करिएगा। ठीक है, और बढ़िया से डिटेल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हम टॉपिक करेंगे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जो भी आपका थियरी पार्ट हो सकता है, जो भी उसके शॉर्ट टाइप के भी जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं,
वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी टॉपिक है तो एकदम आप बड़े बड़े चीज़ों को पढ़ें, छोटी चीज़ों को आप ध्यान ही न दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे पेपर में कुछ आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि हम उसमें फंस सकते हैं, इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ें पूछ दी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो उसका थियरी है, ठीक है, फिर उसके जो भी शॉर्टकट, जो आप बोल सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक बोल लीजिए या फिर शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपके पास जो बन सकते हैं, ठीक है। फिर अगर कोई ट्रिक हो सकती है तो बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद उस पे जो भी अपने बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये आपको हर टॉपिक से रिलेटेड करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं, इससे पहले आपके जो भी एप्लीकेशंस होते हैं ना गाइस, वो भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे बहुत बार जैसे कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक का जो भी एक आपका जो एक थियरी पार्ट है, ठीक है ना, जो डेरिवेशन पार्ट है, तो डेरिवेशन का रिजल्ट होता है ना गाइस, वो भी आप देखेंगे आपका क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। बोला जाता है कि इसका जो एक फॉर्मूला है, रिजल्ट है, वो क्या हो सकता है, 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, और वही जो आपका डेरिवेशन का रिजल्ट होगा वो आपके ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो वही है, आपका थ्योरी पता होना चाहिए, उसके बाद जो भी उसके एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, फिर उसका जो भी कॉन्सेप्ट बन सकता है, बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर एक टॉपिक का पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब क्वेश्चन हर तरीके के आपको करने पड़ेंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि हमारे पेपर में ऐसा भी होता है कि दो दो कॉन्सेप्ट को मिला के, तीन तीन कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाता है, तो इसीलिए हर तरीके की चीज़ों को करने आना चाहिए, तभी अपना काम हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, फिर उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन खोजने जाएंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। फिर उसको होता क्या है कि दूसरे टॉपिक से रिलेट कर दिया जाता है, फिर वहां पे क्वेश्चन बनाया जाता है, तो थोड़ा सा वो जो टॉपिक होता है ना गैस, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए टॉपिक्स देखते हैं गैस आपके। IIT जेम 2025, ठीक है, वही है। और ये जो टॉपिक्स है ना गैस आपके सीयूईटी में भी काम आ जाएंगे। वैसे सीयूईटी में तो इससे भी बेसिक होता है ज़्यादा, उसमें तो वैसे उस टाइम हम बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम अपना IIT एग्जाम के लिए बात कर लेते हैं। सीयूईटी का भी हम अलग एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि उसके भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात किया जाएगा, बढ़िया रहेगा। सबसे पहले आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स है गैस, वहां से देखते हैं हम, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं। सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस एंड जो भी आपका अलजेब्रा आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपको बढ़िया से करना है। इसमें आपके कई सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाता है, स्टोक्स थ्योरम हो जाता है, आपका ग्रीन्स थ्योरम हो जाता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, फिर आपके पास कर्ल कैसे निकाला जाता है, डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है, ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, फिर नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस में ये सब चीज़ें आपको करने आना चाहिए। अब देखेंगे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पेपर में पूछ दिया जाता है कि बताइए ये डाइवर्जेंस इसका कितना हो सकता है, इसका कर्ल कितना हो सकता है, ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो वही है, वही ये वेक्टर कैलकुलस के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमें बहुत ही ध्यान से करना है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो वेक्टर कैलकुलस आप इधर पढ़ेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी वो आपका काम आ जाएगा, क्योंकि उधर भी हमें अपने वेक्टर कैलकुलस की जरूरत पड़ती रहती है। अब बहुत बार अपने ईएमटी के क्वेश्चंस में देखेंगे, वहां पे लाइन इंटीग्रल करना पड़ सकता है, सरफेस इंटीग्रल करना पड़ सकता है, वॉल्यूम इंटीग्रल भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको बढ़िया से एकदम करिएगा कि
अगर मैथमेटिकल फिजिक्स में क्वेश्चन आए तो वहां पे भी कर पाए, और आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे भी कर सके। ठीक है, इसमें आप एक चीज ये भी देखिएगा गाइस, हमारे जितने भी टाइप के प्रीवियस क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी हमने अभी पेपर में देखे हैं आज तक, वो सारे आपको करने पड़ेंगे साथ में। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आप अपने मॉक टेस्ट में देख सकते हैं, ऐसे हर बुक्स में भी आप देखेंगे इनके क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, एग्जांपल्स गिवन रहते हैं, वो आप जरूर सॉल्व करिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप एग्जांपल्स को छोड़ दीजिएगा, एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है, आप एचके दास का भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से थोड़ा सा रेफरेंस लेके बनाए जाते हैं। आप अगर एचके दास सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए तो बढ़िया रहेगा, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एक्सरसाइज है, सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें गाइस, यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, ये तो आपका है, सारे सॉफ्ट टॉपिक्स आप उसमें देखते रहिएगा। फिर आपके पास क्या हो जाता है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर हम बात करें ना गाइस, इसमें तो दोनों तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। आपका फर्स्ट ऑर्डर भी आ जाता है, एंड जो आपका सेकेंड ऑर्डर है वो भी आता रहता है, लेकिन इसमें हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं गाइस। आप देखेंगे हमेशा एक क्वेश्चन इसका बनता है, ज्यादातर आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का बनता है, और उसमें भी बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सिंपल नहीं बनते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर में भी आता है तो भी कुछ कंडीशंस आपके पास गिवन रहेगी, कुछ बाउंड्रीज दे रही होंगी, उसी के बेस पे हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि एकदम सिंपल सा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्वेश्चन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नहीं, वो तो करना ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास अपने क्वेश्चंस में बाउंड्री कंडीशंस भी, इनिशियल कंडीशंस भी कुछ गिवन रहती है, उसी के बेस पे आपको y की वैल्यू किसी x इज इक्वल टू पे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ऐसे तरीके से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस यहाँ पे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में तो आप जानते हैं क्या क्या ज्यादातर चीजें आती हैं। आइगन वैल्यू थोड़ा सा अब ये एडवांस हो चुका है गैस, आइगन वैल्यू बस कैलकुलेट करने वाला पैटर्न खत्म हो चुका है, पहले आया करते थे, लेकिन अब आइगन वैल्यू को थोड़ा सा एडवांस करके बनाया जा रहा है क्वेश्चन। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, उसमें बोल दिया जाएगा कि मैट्रिक्स ए है ना, तो आप आई प्लस ए स्क्वायर, ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना, ये एक जो मैट्रिक्स बन सकती है, इसका आइगन वैल्यू आप बताइए। ठीक है, तो आपने ए का जो आइगन वैल्यू था वो निकालना सीखा है, आपने हर तरीके के क्वेश्चन देखे हैं, बहुत बार से पूछे जा रहे थे, हमारे पास डिटर्मिनेंट की मदद से, अपने एक तरह से ट्रेसेस की मदद से आइगन वैल्यूज कैलकुलेट किए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, चीजें अब थोड़ी सी एडवांस की जा रही हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइगन वैल्यू पूछा जा सकता है, फिर दो तीन तीन बार अपने मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है उस तरीके से भी करके वहां पे आइगन वैल्यूज पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप देखेंगे पेपर में, जैसे कि 1 प्लस या फिर आई रख देते हैं 2a माइनस ए स्क्वायर, इसका आइगन वैल्यू आप बताइए। इस तरीके से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं गाइस, पेपर आप उठा के देखेंगे, आपके पिछले वाले जो हुए हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ऐसे हम थोड़ा सा फॉलो करते रहेंगे। और इसमें ये भी है गाइस ना कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी यहाँ से बनती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपके पास। फिर इसमें एप्लीकेशंस भी हो जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा एडवांस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट आपका हो गया, फिर इनकंसिस्टेंट आपके पास हो गया। ठीक है ना, आपका इसमें जो रिलेशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन अगर आप करना चाहें, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप अगर करना चाहें, ऐसे भी छोटे छोटे टॉपिक्स अब ऐड हो रहे हैं गाइस। ठीक है, इनमें क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, हल्के में मत लीजिएगा। आपके मैट्रिक्स में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आ सकता है, आइगन वैल्यू भी थोड़ा सा एडवांस आ सकता है। ठीक है, आपका कैल-हैमिल्टन थ्योरम भी वहां पे आ सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो आप करते हैं वहां पे, नॉर्मलाइजिंग वेक्टर जो आप निकालते हैं, ठीक है ना, आइगन वेक्टर की मदद से हम नॉर्मलाइजेशन वेक्टर भी निकाल सकते हैं, तो ऐसी भी चीजें यहाँ पे आ रही है गाइस। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि हमें अपना एक आइगन वैल्यू दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है उसके लिए वेरीफाई कीजिए कि ये किसका आइगन वैल्यू हो सकता है, या फिर मैट्रिक्स दी रहेगी, आइगन वैल्यू है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से वहां पे बनाया जा सकता है।
और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको आइगन वैल्यू दिया ही जाएगा, कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आइगन वैल्यू दिया जा सकता है। बोला जा सकता है कि मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसके जो आइगन वैल्यूज हैं क्या आपके एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सॉरी क्या बोलते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, या फिर इमेजिनरी और रियल साथ में हो सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं गाइस, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे नए नए तरीके के क्वेश्चंस बना के। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स में ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैट्रिक्स, फिर क्या हो जाता है आपका फोरियर सीरीज अपने पास हो जाता है गैस, ठीक है। फोरियर सीरीज तो वैसे हमेशा तो नहीं आता है, अगर आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, एक तरह से एडिशनल आप रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कई बार गैप होता रहता है इसमें, लगातार सालों में नहीं आता है, लेकिन ये एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप इसकी जगह पे चाहो तो आप ये भी रख सकते हो, टेलर्स थ्योरम, ठीक है। टेलर्स थ्योरम भी एक तरह से अगर पूरी सीरीज आ जाता है तो टेलर्स थ्योरम मान लीजिए नहीं आता है, ऐसा होता है, ये साथ में बहुत कम आते हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, इनमें आपके कई बार टर्म्स को जोड़ के भी आंसर पूछा जाता है, बोल दिया जाएगा कि ए नॉट है, A1 है, A2 है, ठीक है। इनका सम करके इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर टेलर्स थ्योरम में आप देखेंगे कि हमारे पास जो एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट वैल्यू क्या हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट वैल्यू क्या हो सकता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस वहां पे हमारे पास बनते रहते हैं टेलर्स थ्योरम में, या फिर टेलर सीरीज आप इसको बोल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं फोरियर सीरीज से भी और आपके टेलर सीरीज से भी यहाँ पे। उसके बाद एक टॉपिक आप और ऐड कर सकते हैं इसमें, ये है हमारा जैकोबियन, ठीक है, वही डिटर्मिनेंट या फिर जैकोबियन आप बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, ये आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। वैसे तो बोला जाए ये ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हैं, लेकिन मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें कुछ गिने चुने टॉपिक ही है, ठीक है। वही छोटे छोटे टॉपिक मिला के पूरा सब्जेक्ट बन चुका है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा आपको कवर करने में। तो इसको आप सारा करिए, बेटर रहेगा आपका, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, इस मतलब कि वेक्टर कैलकुलस आप करिए, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सारे करिए। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बस यही, इसमें ज्यादा एडवांस मत करिएगा, जैसे कि कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, होमोजेनियस आपके अलग अलग टाइप के, वो सब आप मत जाइएगा, ठीक है ना। ज्यादा उसमें डिफिकल्ट करने की कोशिश मत करिएगा। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड होते हैं बस उतना तक ठीक रहेगा, ठीक है। ज्यादा डीप में जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका पूरा ये टॉपिक भी खत्म नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। मैट्रिक्स में भी वही जो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए वही वाले बस ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो मैंने आपको बोला वही बस फॉलो करिएगा, ठीक है। फोरियर सीरीज में भी आप देख सकते हैं हमारे पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वैसे ही आपको बस एक तरह से आगे करना है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए वैसे तो आप सीयूटी पीजी के लिए करें या फिर आईटी जैम के लिए करें या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए करें एमएससी लेवल का, ठीक है ना, एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते, ठीक। लेकिन कुछ एडवांस छोड़ सकते जो कि मैंने आपको बोला है वो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना आपको करना है। नेक्स्ट है आपका गाइस यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं गैस, अगर हम देखें तो नॉर्मली अगर हम कुछ कम से कम 5 साल या फिर 7 साल के पेपर को उठा के देखें, उसमें एक टॉपिक हमेशा आता रहता है, ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट कन्वर्जन। मतलब कन्वर्जन मैंने बोला है तो हर तरीके के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, जैसे कि कार्टेशियन आपका हो सकता है, स्फेरिकल पोलर वाला हो सकता है, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, आपका जो वेलोसिटी होता है, ये आपको देखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ साल के पेपर उसमें
एक्सेलरेशन, जो रेडियल एक्सेलरेशन है या फिर जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, उसका अलग अलग फॉर्मूला पूछा जा रहा है। बोला जाएगा कि ये रेडियल कंपोनेंट आपको बताना है, इसका क्या वैल्यू होता है, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर वेलोसिटी में ही रेडियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपके पास क्या है, तो इनके जो कंपोनेंट है हमारे पास क्वेश्चन में देखे जाते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको पेपर में बार बार देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेट कन्वर्जन की ही बात करें तो आपको देखना है जैसे कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कौन कौन से कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। कई बार कन्वर्जन भी थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है ना, कई क्वेश्चंस में यूज करना पड़ जाता है। तो कोऑर्डिनेट कन्वर्जन एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो हमेशा के लिए काम आ जाएगा। आप एमएससी में भी यूज करेंगे, सीएसआर नेट में भी आगे जाएंगे तो आप यूज करेंगे, हर जगह ये यूज करना रहेगा, ठीक है। तो जितना हो सके आप डिटेल में कर लीजिएगा, हमेशा के लाइफ टाइम आपका काम आता रहेगा अगर आप थोड़ा सा एजुकेशनल फील्ड में रहेंगे तो, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास एप्लीकेशन है, इसको तो गलती से भी मिस मत करिएगा क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, वो जो आपका स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी एनालिसिस, अब इसमें वही है आपका अनस्टेबल स्टेबल आपके पास हो जाता है, ठीक है। आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास हो जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड हो सकता है यहाँ पे, या फिर अपना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में जो भी चीज़ें हैं इसकी पॉसिबल है, अब इसको देख सकते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड जो इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, जिसमें कि आपके पास वही रेडियल जो स्मॉल ऑसिलेशन है वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स सेंट्रल फोर्स के अंदर में ही आ जाएंगे। आप इसको भी देखिएगा, इसके भी क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। इनमें एक चीज़ और भी आप ऐड कर सकते हैं गैस, आपके पास केप्लर्स लॉज हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ग्रेविटेशनल से भी रिलेटेड कुछ आपके फॉर्मूलाज हो जाते हैं, ये आप जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं इसमें, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कंप्लीट जो भी इसके एप्लीकेशन है, जो इसके फॉर्मूला है, ऑल फॉर्मूलाज, ठीक है, जितने भी इसके रिलेशंस हैं एंड जो इसके एप्लीकेशंस हैं, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक टॉपिक और बढ़ा सकते हैं एडिशनल एक तरीके से, काइनेमेटिक्स आपके पास हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ गिने चुने जो आपके टॉपिक्स हैं, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ आपके रूल्स वो भी हो जाएंगे क्या, जैसे कि आप वो बोल सकते हैं, आपका पॉइजन इक्वेशन मान लीजिए आपके पास हो जाता है, ठीक है। आपके ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनके फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी होता है अपने पास। वही काइनेमेटिक्स में वैसे तो वो आ ही जाएगा, जो आपका फ्लूइड से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं वो भी आपको करना ही होगा, क्योंकि उन पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपका बर्नौली थ्योरम अपने पास हो जाता है, फिर अपना जो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपके पास हो जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं हमारे पास काइनेमेटिक्स में, उसी के अंडर में आ जाएंगे क्या, तो फ्लूइड से रिलेटेड वो भी आप जो भी इसके फॉर्मूलाज हैं ज़रूर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। नोट करते चलिए आप लोग इसको, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो
और काफ़ी सारे जो फॉर्मूलाज है गाइस, फॉर्मूला रिवीजन आपका क्रैश कोर्स बोल सकते हैं आप उसको, चल रहा है आपका, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप चैनल पे जाके देखिएगा। उसमें क्वांटम मैकेनिक्स, आपका मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, सबके हमने काफ़ी सारे फॉर्मूला रिवीजन लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गाइस आपका वही वेव्स इन ऑप्टिक्स। वेव्स ऑसिलेशन इन ऑप्टिक्स बोलिए या फिर वेव्स इन ऑप्टिक्स डायरेक्टली बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हो जाते हैं गैस? सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसमें, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, हमेशा एक क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी, इसमें जितने भी रिलेशंस आपके वही बन सकते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं आपसे। फिर आपके पास क्या हो जाता है गैस, यहाँ पे हमारे पास डैम्पिंग अपनी हो जाती है, ठीक है ना। आप डैम्पिंग नॉर्मली देखते ही रहते हैं, डैम्प्ड और आपका जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है गाइस, यहाँ पे आपका वेव इक्वेशन भी जोड़ सकते हैं आप इसमें। इसमें क्वेश्चंस इसके बनते रहते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिशन जो आपका वेव्स का होता है ना, उसमें भी छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे बनते रहते हैं। ट्रांसमिशन इन वेव्स, इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। ये तो वैसे पूरा टॉपिक ही भरा पड़ा है फॉर्मूलाज से, इसको आप मत छोड़िएगा। उसके बाद ये तो मान लीजिए वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला हो जाता है, इतना ठीक ठाक है वैसे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर चाहें तो एक और चीज़ बढ़ा सकते हैं गाइस, इसमें हम अपना डॉपलर इफेक्ट भी बढ़ा सकते हैं गाइस, ठीक है। ये आपका वेव्स एंड ऑसिलेशन हो जाता है। फिर अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में तो कुछ गिने चुने चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। फिर डिफ्रैक्शन हो जाता है, फिर आपका पोलराइजेशन हो जाता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, हमेशा इसमें पूछा ही जाता है। कैसे हमारे पास जो इंटरफेरेंस है, जैसे कि YDSE अपना हो जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ऐसे छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। फॉर्मूलाज भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमारे पास फॉर्मूलाज में प्रोपोर्शनलिटी पूछ दी जाती है कि मतलब ये वाला किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसमें अगर इतना चेंज हो रहा है तो दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड में या फिर इंटेंसिटी में कितना चेंज हो सकता है, उसका जो फेज डिफरेंस उसमें कितना चेंज हो सकता है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन में आप जानते हैं हमारा फ्रेस्नेल वाला हो जाता है, फॉरेनहोफर वाला हो जाता है, ठीक है ना। हमारे पास ऑब्सेंट स्पेक्ट्रा वाला भी, मिसिंग ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन होता है यहाँ से बहुत बार बनता है, बहुत पहले से बनता आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कुछ अपने लेंसेज के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स में ये सब चीज़ें तो ज़रूरी ही हैं वैसे तो। ऑप्टिक्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसको छोड़ नहीं सकते, या फिर आप ऑप्टिक्स अगर पूरा पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बेहतर ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, नहीं। अगर आप पूरा पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ये आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। लेंसेज में आप वही थिक लेंसेज अपने हो जाते हैं, इसमें भी टाइप्स है ना, थिक लेंसेज हो गए, आपके थीन लेंसेज हो गए। तो हर टॉपिक को आपको एकदम बराबर टाइम देना ही है, ठीक है। और ये डिफ्रैक्शन में याद रखिएगा, जैसे कि ग्रेटिंग वाला भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप अगर मिसिंग ऑर्डर में जाते हैं, एब्सेंट स्पेक्ट्रा में जाते हैं, डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, जो नंबर ऑफ लाइंस अपने पास होती हैं उन पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहे, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सारी कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए।
तब हमारे पास थोड़ा सा बेटर रहता है। और हमारे पास पोलराइजेशन में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, जैसे कि सर्कुलर पोलराइजेशन हो गया आपका, फिर इलिप्टिकल पोलराइजेशन हो गया, ठीक है ना, आपके लीनियर पोलराइजेशन यहाँ पे हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे रिलेशंस यहाँ पे बनते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और हमारे पास ना थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड भी थोड़ा सा ऑप्टिक्स में चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेव्स एंड ऑसिलेशन इन ऑप्टिक्स में इतना बहुत है, इतना आप करिए, बढ़िया रहेगा। वैसे ये तो 3 टॉपिक है, मैंने एक ही में कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इंटरफेरेंस अलग टॉपिक है, डिफ्रैक्शन अलग टॉपिक है, पोलराइजेशन अलग टॉपिक है। तो आप यहाँ पे वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स से यही टोटल 10 टॉपिक्स आप करिएगा, बढ़िया रहेगा, आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, आपका 4th सब्जेक्ट है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं गाइस, वैसे अगर देखा जाए तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना गाइस यहाँ पे, मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इट्स ये एकदम समझिए कि बहुत डिटेल में आपको करना पड़ेगा। हर तरीके के जितने भी इसके एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं सारे आपको पता होना चाहिए, एकदम दिमाग में आपको होना चाहिए, क्योंकि कहीं से कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे अगर आप फ्री स्पेस वाले की बात करते हैं तो आपका वेव इक्वेशन आ सकता है, उसका जनरल इक्वेशन आ सकता है, ठीक है। फिर पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड आपके पास जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। फिर आपका एक तरह से वेव इम्पीडेंस अपने पास हो जाते हैं, ट्रांजिक इम्पीडेंस अपने पास हो जाता है, ठीक है ना। पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो हर तरीके के यहाँ पे अपना मैक्सवेल इक्वेशन से ही होके लेके जाया जाता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन के अंतर्गत ही आपका टॉपिक आ जाएगा, तो वो कंप्लीट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार बनते रहते हैं इसके। ठीक है, फिर आपके पास गॉस वाले लॉज, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वाले भी आपको देखने पड़ेंगे, एंड जो आपके मैग्नेटिज्म वाला है, ठीक है ना, वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ दोनों में होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है और आपका मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना हो गया, मान लीजिए चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना हो गया, चार्ज आपका हो गया, तो इन्हीं सबको कैलकुलेट करने के लिए हमें अपना जो गॉस के लॉ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, ये यूज़ होते रहते हैं गैस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कंपलसरी टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देखते हैं गैस, कई सारे अलग अलग शेप के लिए आपके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल हो गया, मान लीजिए सिलेंड्रिकल आपके पास हो गया, आपका हॉलो स्फेयर हो गया, ठीक है ना, तो सॉलिड स्फेयर हो गया, इस तरीके के कुछ इनके फॉर्मूलाज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देखेंगे उसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, और पोटेंशियल में भी ऐसे कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। कई बार होता है जैसे आपकी स्फेयर के इनसाइड आपको वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया जा सकता है, या फिर पोटेंशियल पूछ दिया जा सकता है, फिर आउटसाइड द स्फेयर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या फिर एट द सेंटर आपके पास पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर एट द सरफेस आपके पास पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं गैस, और डायरेक्टली भी फॉर्मूलाज आ सकते हैं, या फिर उनका यूज भी होता रहता है गैस, एक तरीके से अगर देखें तो। और इसमें ये भी याद रखिएगा, हमारे पास ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गैस, उसका एक एप्लीकेशन और भी बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल लीजिए, या फिर उसको फोर्स भी आप बोल सकते हैं। इमेज वाला एक क्वेश्चन है गैस, कई बार बना है, हमेशा नहीं बनता, लेकिन कुछ सालों का गैप हो जाता है ना, तो एक क्वेश्चन उससे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे पास इमेज प्रॉब्लम से रिलेटेड भी मेथड ऑफ इमेजेस जो आपका है वो क्वेश्चन बन सकता है, ये इसी में इंक्लूड करके रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़े से पोटेंशियल से रिलेटेड जो बाउंड्री कंडीशंस है गैस, बाउंड्री कंडीशंस तो वैसे कई सारे होते हैं आपके मैक्सवेल इक्वेशंस में भी। थोड़ा सा आगे आप अगर जाएंगे, मतलब उसी के डेरिवेशंस में ही आ जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन आप उसका बोल सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस वहां पे भी होते हैं। ठीक है,
और बाउंड्री कंडीशन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड भी अपना होता है, जैसे कि लाप्लास इक्वेशन होता है, पॉइजन इक्वेशन होता है, थोड़ा सा इनके भी कुछ एप्लीकेशन बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे कैपेसिटर्स आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास इंडक्टर भी आप जोड़ ही सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैपेसिटर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंडक्टर्स आपके मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे। तो इसके डायरेक्ट छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आप याद रखिएगा। एंड एप्लीकेशन, ठीक है, ये आते रहते हैं गैस। इसमें हम ये सब भी देख सकते हैं, एम्पियर लॉ भी आप याद रखिएगा गैस। वैसे तो ये बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। एम्पियर लॉ आपका दोनों होता है, एक आपका डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है एंड इंटीग्रल फॉर्म भी होता है गैस। इसके एप्लीकेशंस भी कई सारे बनाए जाते हैं, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म को यूज़ करके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकते हैं, इंटीग्रल फॉर्म को भी यूज़ करके थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ एक कंपलसरी टॉपिक है, ठीक है ना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि ये करना है कि नहीं करना है, ये आपको हमेशा से करना होता है, ये आप मत छोड़िएगा कभी भी गलती से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक बात करेंगे यहाँ पे, वैसे तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जाए ना गाइज, हमारे पास थोड़ा सा एक वो भी हो जाता है गाइज, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब मैं इसकी बात यहां पे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे ना गाइज, हमारे पास जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया जाता है तो उसकी मदद से भी ये सब चीजें कैलकुलेट करी जा सकती है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है, तो उसकी मदद से भी मान लीजिए कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे, देखिए हमारे पास जो मैक्सवेल इक्वेशन होता है ना गैस, मैक्सवेल इक्वेशन में आप देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका कुछ एम्पलीट्यूड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपके पास एक ईएम वेव है, किसी मीडियम से अगर वो होके गुजरती है तो इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा, तो उनका एम्पलीट्यूड भी होगा। रिफ्लेक्शन वाला एम्पलीट्यूड कुछ होगा, ट्रांसमिशन वाला कुछ एम्पलीट्यूड होगा, फिर इंसिडेंट वाला कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो उनकी मदद से भी हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ऐसी चीजें कैलकुलेट करी जा सकती हैं। ठीक है, मतलब उनका मिला के भी क्वेश्चन बनाया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग चीज हो गया, उस पर अलग क्वेश्चन बनेगा, आपके एम्पलीट्यूड पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं गैस। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इनमें भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इसमें वही आपका ईएम वेव तो इसी में कंसीडर मैंने कर दिया, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन अगर आप कर रहे हैं तो ईएम वेव सब कुछ इसी में आ जाता है, उसी में आपको सब कुछ कर लेना है। ठीक है, वैसे एक दो टॉपिक अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, वैसे तो सारा ही हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक भी आप जरूर कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, लॉरेंज फोर्स आपके पास हो जाता है। ठीक है, आपका इसी में वैसे फोर्सेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इसी में आ जाता है। तो ये भी अगर आप कर लेते हैं तो बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि कई बार आप देखेंगे ना गैस, लॉरेंज फोर्स दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि फोर्स ही वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, आप उसका वेलोसिटी ले लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए, कुछ और चीज़ आपसे हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, तो क्यू वी क्रॉस बी, या फिर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी मदद से भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, कई सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं गैस, तो आपके भी एग्जाम्स में भी आ ही सकते हैं, वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले से भी। ठीक है, वैसे इतना तो बहुत है, इसमें ज़्यादा आप जाने की जरूरत नहीं है, ये 8-9 टॉपिक आपके बहुत है। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आपका काइनेटिक थियोरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। वैसे ये वाला भी टॉपिक कुछ ऐसा ही है गाइस, इसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि एक तो आपका वही काइनेटिक थ्योरी में जैसे आपका आ जाता है, कौन सा टॉपिक है वो, आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड गाइस। आपका गामा वाला जो वैल्यू है, जैसे बोल दिया जाएगा कि सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू आप बताइए, मोनोटॉमिक के लिए, डाइटॉमिक के लिए, ट्राइटॉमिक के लिए, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं गाइस। ठीक है, फिर हमारे पास ना जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो आपका पूछा ही जा सकता है। फिर गामा के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या फिर स्पेशली बस ये रेशियो ना बोल के बोला जाएगा कि जी आपके पास ये मोनोटॉमिक है, डाइटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, इसका सीपी आप मुझे बताइए। ठीक है, या फिर बस आपका जो सीवी है वो बताइए। आप जानते हैं ना कि सीपी आपका वही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है, एंड जो आपका सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है। तो ये सेपरेट भी पूछा जा सकता है और रेशियो भी पूछा जा सकता है, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ऐसी चीजें भी है हमारे पास अपने एग्जाम में गाइस। ठीक है, और इसमें वही आपका जो इक्विपार्टीशन थ्योरम है इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं गाइस, क्योंकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है, कोई अलग चीज नहीं है ये। ठीक है, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम या फिर इक्विपार्टीशन एनर्जी आपके पास है, इसका भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आपके 1 डायमेंशन के लिए, 2 डायमेंशन के लिए, 3 डायमेंशन के लिए कैसा हो सकता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग ये चीज़ है आपकी, जो एनर्जी का वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है गैस। ठीक है, तो ये आपके पास है। उसके बाद एक चीज़ आप जो मिस नहीं कर सकते हैं वो है आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और क्या चीज़ यहाँ पे हो जाती है, हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन इसमें भी होता है गैस। ठीक है, आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल भी यहाँ पे होता है। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही अगर जाए तो यहाँ पे एक चीज़ और आप बढ़ा सकते हैं इसमें, इसी में ही मिला जुला क्या बढ़ा लीजिए, इसको पीवी डायग्राम भी आप कर सकते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, इसी के अंतर्गत सब आ जाएंगे आपके। वर्क डन भी आप इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि पीवी डायग्राम दे के कई बार वर्क डन पूछा जा सकता है, या फिर सिंपली अपना डायग्राम ना भी देखे, पी से रिलेटेड, वी से रिलेटेड, टी से रिलेटेड आपकी कुछ वैल्यू दे के आपको वर्क डन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है सब, ये जब आप पढ़ेंगे टॉपिक तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक यहाँ पे बात करें गाइस, वैसे आपके जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैक्सवेल इक्वेशन, जो पोटेंशियल्स हैं, ये सब आप इसी में एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा, जो आपके प्रोसेस हैं, क्योंकि आप लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जाएंगे, आपकी वर्क डन जब आप करने जाएंगे तो उससे पहले आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आइसोबेरिक प्रोसेस आपका क्या होता है, उस दौरान कैसे आप वर्क डन कर सकते हैं। फिर आपके पास आइसोकोरिक जो आपका प्रोसेस है उस दौरान कैसे आप वर्क डन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें मेंशन करके नहीं आएगा कि ये आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है या फिर आइसोकोरिक है, ये कभी लिख के नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें कांस्टेंट दी जाए इनकी। ठीक है ना, जैसे कि बी कांस्टेंट है, एक बार आपका वी कांस्टेंट है, आपको टी कांस्टेंट दिया गया है, तो इसके बेस पे हम अपने प्रोसेस को एक तरह से गेस करेंगे कि मतलब इसमें ये कांस्टेंट तो ये वाला प्रोसेस हो सकता है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें कई बार मेंशन नहीं भी किया जाएगा और मेंशन कर भी दिया जाएगा, तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी आ सकता है। मेंशन नहीं किया जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाता है। इसमें जो एक और टॉपिक है ना गाइस, वो हमेशा ही वैसे पूछा जाता है, ये जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो अपने पास एक होता है, इसमें सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन भी अपने पास एक होता है गाइस। ठीक है ना, क्लैपेरॉन का एक लेटेंट हीट इक्वेशन भी होता है, उसको आप सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन बोल लीजिए, या फिर सेकेंड क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन भी कई लोग बोल देते हैं, तो वो भी आप इसी के साथ आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत वो आपका आ जाता है। और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, हमारे पास जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है, इसमें जो आपका dp अपॉन में dt है, हमें कई बार ये बोला जाएगा ना कि जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो आपका मेल्टिंग पॉइंट में क्या बदलाव हो सकता है, आपके एक तरह से प्रेशर में क्या बदलाव हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, उसका जो एप्लीकेशंस हो सकता है,
मतलब बस फॉर्मूले में ही अगर आप किसी को चेंज करते हैं, जैसे डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो आपके डीपी पर में dt में क्या बदलाव आएगा, न्यूमरेटर अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें क्या बदलाव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या फर्क पड़ सकता है आपके क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन पे, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम अपने स्टैटिस्टिकल पार्ट की बात करें, ये तो आपको हो गया, मान लीजिए ये आपका काइनेटिक थ्योरी वाला पार्ट हो जाता है, जिसमें कि वही सीपी अपॉन सीबी से रिलेटेड, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड, इक्विपार्टीशन थ्योरी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं। थर्मोडायनामिक्स में वही लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपके मैक्सवेल इक्वेशन, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल आपका हो जाता है, क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन हो जाता है। एक चीज आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो गाइस, टीडीएस इक्वेशन आपके पास हो जाता है, ठीक है। टीडीएस इक्वेशन में भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपका वॉल्यूम कोफिशिएंट आपके पास हो जाता है, ठीक है ना। थर्मल कोफिशिएंट कुछ ऐसे होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। आपका एक तरह से कोफिशिएंट भी कुछ आपके पास आते हैं, उनका भी रिलेशन टीडीएस इक्वेशन के साथ हो जाता है, तो वो भी थोड़ा सा रिलेट करने आना चाहिए। डायरेक्टली भी आ सकता है, या फिर टीडीएस इक्वेशन भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। या फिर कई बार ऐसा भी आता है ना कि 4 ऑप्शंस है, उसमें से 3 सही दे दिया जाता है और एक बोला जाता है कि आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हम डिटेल में पढ़े नहीं होते, फिर हमें पता ही नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बन सकते हैं गैस, ठीक है ना। कई बार तो वैसे तो जानते ही हैं कि हमेशा करेक्ट चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन कई बार हमें अपने ऑप्शंस में इनकरेक्ट भी ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ये भी हमें पढ़ के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी टॉपिक से ये चीज़ बन सकती है, किसी फॉर्मूले से ये चीज़ बन सकती है, ऐसा नहीं कि मतलब फिक्स कोई टॉपिक है, कहीं से भी आ सकता है वो आपका, ठीक है। फिर आपके पास वही जो इंसेंबल भी आप देख सकते हैं गैस, इंसेंबल हो गए, इसके जो टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, जो अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं। वैसे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, वो तो आपका कंपलसरी है, इंसेमल के बारे में पता ही होना ही चाहिए सब कुछ, ठीक है ना। आपका एक तरह से वॉल्स कैसी है, रिजिड है कि नॉन रिजिड है, वहाँ पे कांस्टेंट कौन सा हो रहा है, टेम्परेचर कहाँ पे कांस्टेंट है, आपका एनर्जी किस में कांस्टेंट है, ठीक है। तो हर तरीके के इंसेम्बल में चीज़ें आती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉज में क्या है आपके पास, वही जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, फिर आपके पास फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, फिर आपका बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो इनमें प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर एक तरीके से मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन वहां पे आते हैं गाइस, ठीक है। एनर्जी भी पूछी जा सकती है, तो आप इसी के अंतर्गत सारे जो इसके टाइप्स हैं जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, बढ़िया रहेगा। खतरनाक चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पे मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हो जाती हैं, वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना गाइस, वो है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप हर साल का पेपर उठा के देखेंगे, एक क्वेश्चन, छोटा मोटा बड़ा जो भी है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। वैसे एडवांस ही ज़्यादा रखा जाता है, ज़्यादा बेसिक भी नहीं रखा जाता है इसमें, ठीक है। कभी गलती से बेसिक आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर एडवांस क्वेश्चन ही रखा जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल वेल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और पोटेंशियल वेल कौन सा, जैसे कि 1 डायमेंशनल आपके पास हो गया, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल, हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके पास जैसे चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये उनके एनर्जी हो जाते हैं, आपके वेव फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है ना। आपका अगर देखा जाए तो नॉर्मली पोटेंशियल वेल से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू मान लीजिए पूछ दिया जा सकता है, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल का जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो निकालिए आप इस एनर्जी के साथ, या फिर मोमेंटम के साथ, या फिर पोजीशन वेक्टर के साथ, किसी के साथ भी वहां पे पूछा जा सकता है गैस हमसे, ठीक है। तो पोटेंशियल वेल और उसका एप्लीकेशन आप इसको लिख सकते हैं, या फिर अलग से ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे आता है गैस, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा
एंड सिंपल इंटीग्रेशन टाइप की भी चीज़ें आती हैं, मतलब नॉर्मली जो आप इंटीग्रेशन के थ्रू करते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन आपका जो डायरेक्ट रिलेशन उसके थ्रू भी आता है गैस। ठीक है, मतलब जो आपका वेव फंक्शन है सिंपली केट के फॉर्म में हो सकता है, अगर केट है तो फिर हम ब्रा वाला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन ऐसे दिया जाएगा, फिर उसकी मदद से अपना एक्सपेक्टेशन वैल्यू, नॉर्मलाइजेशन या फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर एवरेज एनर्जी भी पूछा जाता है, अब देखेंगे हमारे एग्जाम्स में कई बार एवरेज एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है पूछा गया है, और नॉर्मली हम उसको डायरेक्ट रिलेशन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं, तो वो आसान हो जाता है बेसिकली। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे, वैसे तो ये वाले जो टॉपिक है मतलब उतने डिफिकल्ट भी नहीं है, वैसे आप कर लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। ठीक है ना, इसको आप छोड़ नहीं सकते गाइस। जैसे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका हो जाता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अपने पास हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ अपने पास हो जाता है। ठीक है, फिर कॉम्पटन इफेक्ट हो गया आपका, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने पास हो जाता है। इसमें भी ये टॉपिक्स हैं, हम छोड़ नहीं सकते गए, तो ये तो करना ही पड़ेगा हमें। इनमें भी वही फॉर्मूलाज आपके पास हो जाते हैं, जो इनके जनरल इक्वेशंस अपने पास हो जाते हैं, एप्लीकेशन जो अपने पास हो जाते हैं, हर तरीके के आपके आने चाहिए। अलग अलग तरीके के इनमें फॉर्मूलाज हैं, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको गाइस। ठीक है ना, फॉर्मूलाज अगर आप जानेंगे तो आप इनमें से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा वही प्रैक्टिस फिर कर लेंगे तो आपका यहाँ से सब कुछ आराम से मार्क्स आप पा सकते हैं। उसके बाद भाई पोटेंशियल वेल में तो आपका सब कुछ आ ही जाएगा गाइस। जैसे कि मान लीजिए आप जो एवरेज की बात कर रहे थे, ठीक है, स्टेप पोटेंशियल भी आप इसमें देख लीजिएगा गाइस। ठीक है ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और फिर आपका जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ई और वी नॉट के बीच में, यहाँ से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बोला ना कि आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आता ही है, लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में या फिर मॉडर्न फिजिक्स में है तो आपका एनर्जी और वी नॉट के साथ भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हल्के में हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक्सरे से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, मतलब पिछले साल, उससे पिछले साल क्वेश्चन आया था आपका एक्सरे से रिलेटेड, थोड़ा सा इसको आप याद रखिएगा। फिर ये तुम्हारे अलग टॉपिक करते हैं। अगर हम बात करें गाइस ना, हमारे पास बोहर मॉडल भी आपके पास आ जाता है। इसमें एक चीज़ और भी आप याद रख सकते हैं, वैसे तो बोहर मॉडल ऑफ एटम जो आपका एनर्जी हो गया, रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब तो इसमें आ जाएगा, टाइम पीरियड भी आ जाएगा, वो तो आप देखेंगे ही। ठीक है, इसके जो भी पॉस्टुलेट्स हैं वो भी आप देखेंगे, उससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। फिर टोटल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी क्वेश्चन आता है गाइस आपका। फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम सीरीज होती है इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब कि लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पाशन सीरीज है, इनके क्वेश्चंस भी रेशियो के साथ बनाए जा सकते हैं, या फिर एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा लाइन, इनके साथ भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो ये थोड़ा सा आप सीरीज के साथ जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट और लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो बात करते हैं। ये आप इतना कर लीजिए, इतना बहुत है हमारे लिए, वैसे बहुत मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही बता दिया वैसे तो देखा जाए तो। ठीक है ना, कुछ गिने चुने टॉपिक ही मैंने छोड़े, लेकिन वही है, थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने बताया है। आपको वो सिलेबस देखने पे लगेगा अरे यार ये कितने टॉपिक हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे बात करा आपको देख के लगेगा हाँ इतने हैं, जल्दी से हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें क्या है गाइस, एसएसपी डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक चीज तो इसमें ये है ना गाइस, जैसे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर है,
जो भी आपका सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है, डायमंड क्यूबिक है, एचसीपी है, ठीक है ना, मतलब हर तरीके के यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है इनके इफेक्टिव नंबर मान लीजिए, रेडियस आपके हो जाते हैं, ठीक है, फिर पैकिंग फ्रैक्शन अपना हो जाता है आपका, एक तरह से जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे वो हो जाते हैं। इनमें कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं गैस, ये आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन जो अपने पास हो जाता है, ये भी हम नहीं छोड़ सकते, इसमें भी क्वेश्चन आता ही है। फिर हमारा मिलर इंडिसेस भी आ जाता है गैस, इसमें भी क्वेश्चंस है, लेकिन मिलर इंडिसेस अब डायरेक्टली बेसिक वाला नहीं पूछा जा रहा है, जैसे ये नहीं बोला जा रहा है ना कि आप मिलर इंडिसेस इसका कैलकुलेट करें, नहीं ऐसा नहीं आ रहा है। हमें कई बार मिलर इंडिसेस स्केच करने को दे दिया जा रहा है, मतलब जो मिलर इंडिसेस की स्केचिंग होती है वो आपसे पूछा जा रहा है, उस पर भी हमें फोकस अब करना पड़ेगा, तो फिर वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप कर ही लीजिए। फिर हमारे पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसमें भी कुछ नहीं छोड़ सकते हम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वही जो आपके लॉजिक गेट्स हैं, सारे इनके जो भी ट्रूथ टेबल है वो सब कुछ हमें आने चाहिए, बढ़िया रहेगा हमारे पास। और एक लॉजिक गेट की मदद से दूसरा लॉजिक गेट कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। बुलियन अलजेब्रा जो आपके पास दे दिया जाता है वो भी आप सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स आप सारे करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक तरह से मार्क्स बढ़ाने के काम करेंगे। ये टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बस 1-2 घंटे का ये टॉपिक ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा हो गया, जो भी आपके पास इसमें रूल्स होते हैं वो आप अप्लाई करिए, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाएंगे। और थोड़ा सा नंबर कन्वर्जन पे भी फोकस कर लीजिएगा इस, क्योंकि हो सकता है नंबर कन्वर्जन के भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जैसे कि बाइनरी है हेक्साडेसिमल में पूछ दिया जाए, या फिर हेक्साडेसिमल है ऑक्टल में पूछ दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ओपैम्प हो जाता है गाइस। ओपैम्प में वही ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आपका है, हर तरीके के जो इसमें गेन वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, क्लोज लूप गेन वाला हो जाता है, या फिर एक तरह से ओपन लूप गेन हो जाता है अपने पास, ठीक है। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं ये आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जाते हैं, तो ओपैम्प हमें पूरा ही करना पड़ेगा। फिर ओपैम्प की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको देखनी पड़ेंगे गैस, ठीक है। ओपैम्प के एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये डायरेक्ट सर्किट भी आपके पास दे दिया जा सकता है आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर सेमी कंडक्टर आपके पास हो जाता है, तो ये भी एक मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप देख लीजिए, बढ़िया रहेगा। सेमीकंडक्टर में वही जो इसके टाइप से इंट्रांजिक और एक्सट्रांजिक सब कुछ आपके पास आता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जेनर डायोड भी एक हमेशा क्वेश्चन लेके आ जाता है, इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इसका फिगर होता है, डायग्राम होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फिर आपका ट्रांजिस्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिस्टर में सारे आप टाइप्स देख सकते हैं, जो भी इनके एम्पलीफायर के तौर पे जो यूज़ किया जाएगा वो भी आप देखिए, ठीक है ना। फिर इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, अल्फा बीटा जो भी आपके पास रिलेशंस हैं, डीसी के तौर पे जो यूज़ किया जाएगा वो आपका क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे बनते हैं जो कि हमें देखना पड़ेगा। और इसमें ये भी याद रखिएगा, जैसे बुलियन अलजेब्रा जो आप पढ़ेंगे इसमें जो आपका डी मॉर्गन थ्योरम है वो भी इंक्लूडेड होता है, तो उसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। वही सेमीकंडक्टर में आपका सब कुछ आ जाएगा, इस पीएन जंक्शन में इसी में इंक्लूड कर दीजिएगा। वैसे ये वाला टॉपिक अगर सब्जेक्ट की बात करें इसमें तो कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, 1-2 टॉपिक को छोड़ के जी आप सारे ही करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आपका अगर सॉलिड स्टेट वाला पोर्शन देखा जाए तो इसमें भी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं।
इसमें कोई भी आप टॉपिक मत छोड़िएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स भी सेम चीज़ है, ठीक है। और आपका थर्मोडायनामिक्स में भी यही हाल है। तो इनके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप एक भी मिस मत करिएगा। ये आपके आसान वाले टॉपिक्स हैं और आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स हैं। ऑलमोस्ट हमने भाई 40-45 जो टॉपिक्स देखे, नोट कर लीजिए बढ़िया से। और जो मैंने तरीका आपको बताया है, जो जो चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़नी है वही आप फॉलो करिए बढ़िया से, ठीक है। जो भी इनके टॉपिक्स हैं, जो इनके फॉर्मूलाज हैं, जो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इनके एप्लीकेशंस हैं, अगर ट्रिक्स आपको पता चल रही हैं, ट्रिक्स अगर आप जानते हैं या फिर कहीं से मिल रहा है तो ट्रिक्स भी देख सकते हैं। लास्ट मोमेंट में आपको बहुत काम आएगा वो, ठीक है। फॉर्मूलाज बना के रख लीजिए, लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम सारा आसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं आपके आर्टिजन फिजिक्स 2025 या फिर आगे कभी भी वैसे यही काम करेगा। अलग से कुछ टॉपिक्स तो बढ़ने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। अगर आप पूरा पढ़ पा रहे तो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे तो ये सारे टॉपिक्स आप कर लीजिए, आपका आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। बस यही कि थोड़ा सा एकदम सीरियस होकर करना पड़ेगा, हल्के में मत छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बस ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी आप टॉपिक देख रहे हैं उसको पूरा डिटेल में करिए, हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तभी आपके लिए वो जो टॉपिक है आसान बन पाएगा, आपके मार्क्स वहीं से आ पाएंगे फिर, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी वीडियोस लेके आएंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो भी चल ही रहे हैं, ठीक है ना। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए। आपके और भी काफ़ी सारे जो डिफ़िकल्ट वाले जो टॉपिक्स हैं ना गाइस, वो मैं अभी अपलोड करूँगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा अपना लास्ट मोमेंट में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है गाइस, ठीक है। अगर आप आईटीएम फिजिक्स 2025 के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे 1299 समथिंग इसी के आसपास का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप उसको जाके ज्वाइन करके बस ये जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं ये भी आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपका अवेलेबल है उसमें, आप उसमें जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर बस आप सीवीटी पीजी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी 1299 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, उसमें भी आप अपना एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको लिंक दिख रहा होगा, या फिर प्ले स्टोर पर चले जाइए, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप उसके थ्रू कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे वीडियोस हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।